दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, खाड़ी युद्ध में घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। हालात लगातार अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ होते जा रहे हैं। निराशा और संभावित पराजय के अंदेशे से को झुठलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तरह-तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। कभी वो वार डांस करते हुए नजर आते हैं, कभी उनकी हरकतें किसी घटिया पॉप सिंगर जैसी होती हैं। कुल मिलाकर उनकी छवि एक कार्टून जैसी बनती जा रही है। उनकी छिछोरी हरकतें एक तरफ, उनके अपने साथी एक-एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उनके सामने होर्मुज़ जलडमरू मध्य की ईरान द्वारा की गई नाकेबंदी ही थी। पर सबसे बड़ी बात यह है और सबसे नई बात यह है कि अब अल मंडेब जलडमरू मध्य भी बंद होने का अंदेशा पैदा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो लाल सागर से होकर जाने वाला समुद्री रास्ता भी बंद हो जाएगा। यानी होर्मुज की वजह से दुनिया का व्यापार पहले से ही ठप हो रहा था। अल मंडेब के बंद होने के बाद ग्लोबल अर्थव्यवस्था की तबाही तय है। ट्रंप और नेतन्याहू के आतताई किरदार का खामियाजा सारी दुनिया भुगत रही है, और अगर युद्ध बंद ना हुआ तो और भी भुगतेगी। दोस्तों, यही है ईरान का हाइब्रिड वॉर। यानी एक तरफ से मिसाइलें दंदना कर इजराइल पर गिर रही हैं और मध्य पूर्व में अमेरिकी अड्डों को तबाह कर रही हैं, और दूसरी तरफ ईरान ने पहले होर्मुज बंद करके दुनिया भर पर दबाव बनाया, और अब वह हूती विद्रोहियों के जरिए अल मंडेब भी बंद करने वाला है। ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान के तरकश में एक तीर हूती नाम का भी है। दोस्तों, ये हूती विद्रोही कौन है? कभी कभी हम इनका नाम अखबारों में पढ़ लेते थे या टीवी पर नाम आ जाता था, लेकिन ध्यान नहीं देते थे कि ये हूती विद्रोही कौन है। इनका ईरान से क्या ताल्लुक है? ये ईरान की जो वार डिजाइन है उसमें कहां फिट होते हैं? अभी तक ये कहां गायब थे? अचानक ये कैसे टपक पड़े और ट्रंप नेतन्याहू के एप्स्टीन गिरोह के लिए पहले से ज्यादा समस्याएं पैदा करने लगे? दरअसल हूती विद्रोहियों का ताल्लुक यमन के शिया विद्रोही संगठन से है। इनका पूरा नाम है अंसार अल्लाह। ये मुख्य रूप से यमन के उत्तरी इलाके यानी सादाह प्रांत के जैदी शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 90 के दशक में इनकी शुरुआत एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी। इसके संस्थापक थे हुसैन बदरुद्दीन अल हूती, जिनके नाम पर ही यह संगठन जाना जाता है। शुरू में हूती तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार और उनकी सुन्नी विचारधारा यानी सलाफी विचारधारा के विस्तार के खिलाफ काम कर रहे थे। 2004 में उन्होंने एक हथियारबंद बगावत शुरू की। अरब स्प्रिंग की विचारोत्तेजक घटनाओं के बाद हूतियों ने राजधानी सना समेत यमन के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इससे यमन में एक गृह युद्ध शुरू हो गया। इस समय हूती हूती यमन के 80% आबादी वाले इलाकों उत्तर और पश्चिम में अपनी सरकार चला रहे हैं। वे टैक्स वसूलते हैं और उन्होंने अपनी मुद्रा भी जारी कर दी है। यानी यमन का बड़ा हिस्सा इस वक्त हूती राज्य में बदल चुका है। दरअसल हूती ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी ईरान का जो प्रतिरोध वाला समीकरण है, जिसके सदस्य हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठन भी हैं, उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हूती खुद को अमेरिका, इजराइल और यहूदियों का दुश्मन मानते हैं और नारा लगाते हैं, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो। हूतियों को ईरान से हथियार, ट्रेनिंग और मिसाइल ड्रोन तकनीक मिलती है। उन्होंने लाल सागर में सैकड़ों जहाजों पर हमले किए हैं। समझा जाता है कि वे लगातार ईरान के वार रणनीतिकारों के संपर्क में रहते हैं और उनकी जरूरतों के हिसाब से अपनी जरूरतों को संयोजित करते हैं। दोस्तों, अभी तक हूती मौके का इंतजार कर रहे थे। अब ईरान के साथ योजनाबद्ध सलाह मशवरा करके उन्होंने सीधे युद्ध में कूदने की घोषणा कर दी है। 28 मार्च को उन्होंने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह उनके पहले सीधे हमले में से एक था। 2023 से लेकर 25 में उन्होंने गाजा युद्ध के दौरान 100 से भी ज्यादा जहाजों पर हमले किए थे, जिससे सारी दुनिया में जहाजों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अमेरिका और इजराइल को हूतियों से सबसे बड़ा खतरा यही है। इस समय होर्मुज तो ईरान ने बंद कर दिया है।
इसलिए सऊदी अरब आज खाड़ी देशों का तेल लाल सागर के रास्ते पर बने यानबू बंदरगाह से गुजर रहा है। हूती इसे निशाना बना सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो दुनिया की तेल आपूर्ति, कीमतें और अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जल्दी ही देखने में आने वाला है कि वे इजराइल पर अपनी मिसाइलों और ड्रोनों से जबरदस्त हमले कर रहे हैं। हूती सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी नहीं छोड़ेंगे। वे उनके तेल संस्थानों और वहां के अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे। हूती ईरान के लिए एक दूसरा मोर्चा खोल रहे हैं ताकि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं को खाड़ी और रेड सी दोनों तरफ बांट दिया जाए। इससे युद्ध लंबा खिंच सकता है और तेल संकट और भी गहरा सकता है। कुल मिलाकर हूती ईरान द्वारा चलाए गए असिमेट्रिक वारफेयर यानी कि असमतल रणनीति के मुताबिक चलाए जा रहे युद्ध का ताजा हथियार है। वे सीधे सीधे बड़ी सेनाओं से नहीं लड़ते, बल्कि जहाजों, मिसाइलों और ड्रोन से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्गों को निशाना बनाकर दबाव बनाते हैं। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हूतियों ने अभी अभी युद्ध में अपना पहला कदम रखा है। आगे देखिए क्या होता है। यह अमेरिका इजराइल की प्रतिक्रिया, सऊदी अरब की भूमिका और ईरान की रणनीति पर निर्भर करेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर हूतियों के तमाचे के बाद एक और तमाचा पड़ा। यह किसी मुस्लिम देश या विद्रोही संगठन ने नहीं, बल्कि एक बड़े यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री ने मारा। यह हैरत की बात। यह है स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, जिनका ताल्लुक स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी से है। सांचेज हिम्मत और जीवट के साथ और बड़ी स्पष्टता दिखाते हुए खाड़ी युद्ध का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू की कड़ी आलोचना की है। उनका मुख्य नजरिया नो टू वॉर जैसे जुमले के इर्द गिर्द गठित होता है। सांचेज बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान की वकालत करते हैं। वे 2003 के इराक युद्ध का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस वक्त का ईरान युद्ध उससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक और व्यापक है। वे अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को अवैध, अनुचित और खतरनाक ठहराते हैं। स्पेन ने साफ कह दिया है कि वह अमेरिका को अब रोटा और मोरोन में बने हुए सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करने देगा। सांचेज का कहना है, कुछ लोग दुनिया में आग लगाते हैं और बाकी के हिस्से में आती है उसकी राख। सांचेज की मान्यता है कि इजराइल की गाजा कार्रवाई जरूरत से ज्यादा और निहत्थे लोगों का सफाया करने की श्रेणी में आती है। उन्होंने इसे मानवीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया है। स्पेन 2024 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे चुका है। आयरलैंड और नॉर्वे ने भी इसी तरह से फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इन देशों के नेता अपने इस कदम को न्याय और शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम के रूप में देखते हैं। सांचेज का कहना है कि मध्य पूर्व की समस्या का सबसे अच्छा हल है कि उसे टू स्टेट सॉल्यूशन के रूप में देखा जाए। यानी मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अलग अलग और सुरक्षित, एक दूसरे के प्रति मैत्री रखने वाले राज्य के रूप में काम करने वाले इलाके के रूप में देखा जाए। दोस्तों, ट्रंप के गालों पर केवल ईरान, हूती और सांचेज ने ही तमाचा नहीं मारा है। अमेरिका के भीतर से, स्वयं ट्रंप के समर्थन आधार के भीतर से भी उनके मुंह पर जोरदार तमाचे पड़े हैं। ट्रंप के असली चेहरे को उजागर करने वाली ऐसी हस्तियों में एक नाम है जो केंट का। जो केंट अमेरिका के एक प्रमुख सैन्य अधिकारी, खुफिया विशेषज्ञ और राजनेता हैं। उनका पूरा नाम है जोसेफ क्ले केंट। केंट 17-18 साल की उम्र में अमेरिकी सेना में भर्ती हुए। जल्दी ही वे ग्रीन बैरे ऐसी स्पेशल फोर्स और रेंजर जैसी अत्यंत प्रतिष्ठित अमेरिकी फौजी संरचनाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा देने लगे। इन संरचनाओं में भाग लेने के लिए बहुत ही कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी और संकल्प शक्ति के धनी लोग ही ग्रीन बैरे कमांडो हो पाते हैं और अमेरिकी रेंजर बन पाते हैं। केंट ने मुख्य रूप से इराक में और 11 फौजी मुकामों पर कॉम्बैट सर्विस दी और 20 साल की सेवा के बाद 2018 में रिटायर हुए। केंट ने 6 ब्रॉन्ज स्टार समेत कई सम्मान भी प्राप्त किए। केंट की पत्नी शैनन केंट नेवी में, अमेरिकी नौसेना में क्रिप्टोलॉजिस्ट थी, लेकिन 2019 में सीरिया में ISIS के एक सुसाइड बॉम्बर हमले में वो मारी गई। यानी इस समय केंट एक गोल्ड स्टार स्पाउस यानी शहीद की पत्नी या पति हैं। गोल्ड स्टार स्पाउस का मतलब होता है शहीद की पत्नी या पति होना। और इस समय केंट खुद तो हैं ही
ब्रॉन्ज स्टार से सम्मानित होने वाले अमेरिका के अत्यंत सम्मानित फौजी, बल्कि उनकी पत्नी, वो अपनी एक शहीद पत्नी के पति भी हैं। सेना में काम करने के बाद केंट ने CIA में पैरामिलिट्री ऑफिसर के तौर पर काम किया। जब ट्रंप राजनीति में उतरे तो केंट ने उनका समर्थन किया। 2020 में वे ट्रंप की चुनावी मुहिम में विदेशी मामलों के सलाहकार बने। वाशिंगटन राज्य के 3rd डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में 2022 और 24 में केंट ने ट्रंप के समर्थन से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार वे चुनाव हार गए। जुलाई 2025 में ट्रंप ने उन्हें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर NCCTC का डायरेक्टर नियुक्त किया। इस नियुक्ति पर सेनेट ने 22-44 के वोट से अपनी मोहर लगाई। केंट तुलसी गब्बार्ड के तहत काम करते थे। पिछले दिनों जो केंट ने NCTC के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। यह ट्रंप प्रशासन में ईरान युद्ध के खिलाफ इस्तीफा देने वाले सबसे उच्च स्तरीय अधिकारी हैं। केंट ने टकर कार्लसन के साथ किए गए एक मशहूर पॉडकास्ट में बताया कि इस्तीफे के मुख्य तौर पर 4 कारण थे। पहला, ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए कोई आसन्न खतरा नहीं था। केंट से ज्यादा इस बात को और कोई नहीं जानता। युद्ध इजरायल और उसकी अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया, यानी युद्ध अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए शुरू नहीं किया गया। तीसरा, अमेरिका इजरायल के हितों के लिए लड़ रहा है, न कि अपने हितों के लिए। चौथा, उन्होंने इस युद्ध की इराक युद्ध से तुलना की और कहा कि यह इराक युद्ध की तरह ही एक मैन्युफैक्चर्ड वॉर, यानी मनमाने तौर पर गढ़ा गया युद्ध है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की मध्य पूर्व नीति पर सवाल उठाए और कहा कि अमेरिकी सैनिक इजरायल के लिए अपनी जान दे रहे हैं। जो केंट ने बताया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इस मध्य पूर्व के युद्ध के बारे में निर्णय ले रहे थे, तो पहले से ही वो तमाम लोग जिनके बारे में उन्हें डर था कि वे उनकी इस नीति का या उस निर्णय का विरोध कर सकते हैं या उसके खिलाफ राय दे सकते हैं, उन्होंने उन लोगों को उन मीटिंगों में बुलाया ही नहीं। यानी काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट होने और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का डायरेक्टर होने के बावजूद जो केंट को इन निर्णयों में भागीदारी नहीं करने दी गई। और जो केंट जैसे कई लोग हैं जो कि वैसे ट्रंप के नीति निर्माता मंडल के सदस्य हैं, लेकिन जब ये निर्णय ट्रंप लेने के लिए जा रहे थे तो ट्रंप ने चालाकी से इन लोगों को उस प्रक्रिया से दूर रखा ताकि ट्रंप अपने मनमाना निर्णय ले सकें। जो केंट का दावा है कि उनका नजरिया ही असल में अमेरिका फर्स्ट नजरिया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के दायरों में केंट एक ऐसी हस्ती हैं जो मानते हैं, यानी मागा के दायरे में केंट एक ऐसी हस्ती है जो मानते हैं कि मध्य पूर्व में अनंत युद्ध जारी रहने से अमेरिका कमजोर होगा, उसके संसाधन बर्बाद होते रहेंगे और चीन और रूस जैसे असली प्रतिद्वंदियों से की तरफ से अमेरिका का ध्यान बंटता रहेगा। दोस्तों, जब ट्रंप ने 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत की थी तो न तो उन्होंने हूती विद्रोहियों की भूमिका का पूर्वानुमान लगाया था, न ही स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज के दृष्टिकोण की उनकी निगाह में कोई गिनती थी, न ही वे जो केंट जैसे अपने भीतरी आलोचकों के बारे में कुछ सोच पाए थे। ईरान की तरफ से होने वाले रक्षात्मक प्रतिरोध का भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। ईरान इस युद्ध को हाइब्रिड वार में बदल देगा, यह तो उनकी डिजाइन का हिस्सा था ही नहीं। आज स्थिति यह है कि जो व्यक्ति दुनिया का एकमात्र चौधरी बनने का सपना देख रहा था और जो वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने के बाद ईरान के तेल पर कब्जा करके सारी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को अपने शिकंजे में ले लेना चाहता था, वह किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ट्रंप के पैरों के तले की जमीन खिसक चुकी है। अब केवल वे फिक्रेबाजी ही कर सकते हैं। मसलन उनकी ताजी जुमलेबाजी यह है कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं। अपनी बातों को मसालेदार बनाने के लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अब उनका अगला निशाना क्यूबा होगा। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना कुछ और है। वे कह रहे हैं कि खाड़ी युद्ध में ट्रंप की दुर्गति का चरम तो तब होगा जब नवंबर में अमेरिकी मतदाता उन्हें मध्यावधि चुनाव में हरा देंगे। उसके बाद एक अधिकारहीन यानी लेम डक राष्ट्रपति के रूप में उनके पास किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की औकात ही नहीं रहेगी। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, आपके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।